अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, सर्कुलर मोशन एक ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप होती है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई अगर बॉडी जिस पाथ पर चल रही है, जिस रास्ते पर चल रही है, अगर वो रास्ता सर्कुलर फॉर्म में है तो हम क्या कहते हैं कि भाई बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। क्लियर है। हम इसको ज़रा ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। भाई मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर पॉइंट है। क्लियर है। अब एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज ये एक बॉडी है, बॉडी मूव कर रही है इस सर्कुलर पाथ पर, और हम मान लेते हैं कि भाई बॉडी इस तरह से मूव कर रही है। सही है। ये एरो मैंने बना दिया। ये जो एरो है दरअसल बॉडी के मूवमेंट की डायरेक्शन बता रहा है सर्कुलर पाथ पर। क्लियर है। अब होता क्या है, जब भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो पूरे रास्ते सेम रहती है। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर बॉडी यहाँ पर है तो जो इसकी स्पीड यहाँ पर होगी, सेम स्पीड इसकी यहाँ पर, बॉडी की यहाँ पर भी उतनी ही स्पीड होगी। क्लियर है। यानी जब बॉडी यहाँ पर थी तो स्पीड v था, बॉडी यहाँ पर पहुंची तब भी इसका स्पीड v ही रहेगा। इसी तरह से अगर बॉडी यहाँ भी पहुंच जाए तब भी इस बॉडी का स्पीड क्या रहेगा, v रहेगा। तो कहने का मकसद ये है, सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जब भी बॉडी किसी सर्कुलर मोशन में हो, जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो उसका स्पीड पूरे रास्ते सेम रहता है। बात को ध्यान से समझना है भाई, हम स्पीड की बात कर रहे हैं। क्लियर है। लेकिन अगर वही दूसरी चीज वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी इस बॉडी की पूरे रास्ते सेम नहीं रहती। वेलोसिटी सेम नहीं रहती। कहने का मकसद ये है कि भाई हमने देखा था कि भाई वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एक तो स्पीड होता है और दूसरा प्लस डायरेक्शन होता है। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, तो ये बॉडी की स्पीड होती है। लेकिन अगर 5 मीटर पर सेकेंड के साथ में डायरेक्शन भी बता दूं तो वो उसका क्या बन जाएगा, स्पीड से वेलोसिटी। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई अगर आप स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दो तो वो बन जाती है वेलोसिटी। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखूं सर्कुलर पाथ पर अगर आपको किसी बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो आप इस तरह से पता कर सकते हो कि भाई इस बॉडी से लेकर सेंटर तक एक लाइन खींचो, सर्कल के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करो, और ये लाइन हमें पता है हमारा रेडियस कहलाता है। सही है। इसी रेडियस के साथ आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जिस तरह बॉडी की मोशन हो। अब बॉडी किस तरफ मोशन कर रही है तो मैंने उसी तरफ बनाया। अब आप देखोगे कि भाई ये रेडियस और इस लाइन के दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो ये जो लाइन होगी ये दरअसल आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको बताएगी। क्लियर है। इसी तरह से जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचूंगा तो यहाँ पर रेडियस इस तरह का होगा। अब इस रेडियस के साथ जब मैं 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे कुछ यूं डायरेक्शन देगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर रेडियस कुछ इस तरह का होगा और बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ यूं होगी कि भाई इसके साथ 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो कहने का मकसद ये है कि भाई सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हम ये कहेंगे कि भाई बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हर पॉइंट पर सेम रहता है, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज होती है। अब यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है कि भाई अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, सही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे इन दोनों में ही चेंज आ जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज, तो हमने देखा है कि भाई जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। तो अभी आपने ये चीज याद रखनी है कि भाई अगर बॉडी के वेलोसिटी में के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तब भी एक्सेलरेशन कॉज होगा। अगर बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी चेंज आता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, तब भी एक्सेलरेशन कॉज होगा। और अगर दोनों चीजों में चेंज आता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, तब भी एक्सेलरेशन कॉज होगा। अब यहाँ पर बॉडी के जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा,
लेकिन बार बार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आएगा तो हमें पता है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है। और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारे पास टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर है। तो यहां से आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दरअसल वो एक्सेलरेशन है जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज पैदा होने की वजह से पैदा होता है ये एक्सेलरेशन, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये चीज डिफाइन करता है कि भाई आपकी बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो सारे रास्ते पर उसका जो स्पीड है, स्पीड का मतलब स्पीड को हम कह सकते हैं कि भाई स्पीड दरअसल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्पीड। तो स्पीड पूरे रास्ते क्या रहता है, सेम रहता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, ये एक मोशन है ऑब्जेक्ट का जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव करता है विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से बॉडी पर क्या अप्लाई होता है, एक्सेलरेशन। यानी बॉडी क्या एक्सपीरियंस करती है, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करती है। और इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। यहां तक अगर बातें क्लियर हो गई है तो फिर हम जरा यहाँ पर एक दो टाइप की फोर्सेस अप्लाई होती है सर्कुलर मोशन में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमने जब फोर्स को पढ़ा, हमने फोर्स को इस तरह से पढ़ा कि भाई जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगी तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना लाजमी है। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स प्रोड्यूस अप्लाई होती है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होना लाजमी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जब भी बॉडी को सर्कल में मूव कराया जाता है, लेट सपोज आपकी हम इस सर्कुलर पाथ को थोड़ा सा नीचे करके बना लेते हैं। मान लो ये आपका सर्कुलर पाथ है, ये आपकी बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रही है, सही है। और सेंटर से लेकर उस बॉडी तक का जो डिस्टेंस है हम उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब आप जब भी देखोगे कि भाई आप लेट सपोज आप एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ये ले लो कि भाई एक पत्थर को रस्सी में बांधो और उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दो। जब आप उसको गोल गोल घुमाना शुरू करते हो तो आप फील करोगे कि भाई पत्थर जो है वो बाहर की तरफ जोर लगाना चाहता है, जिसके बरक्स हमें क्या करना पड़ता है, पत्थर के ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है। किस तरफ, अंदर की तरफ, ताकि पत्थर बाहर की तरफ ना जाए। क्लियर है। कहने का मकसद ये है, मान लो ये एक पत्थर, ये वो पत्थर है और ये सेंटर में आप हो। आप पत्थर को क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो। क्या क्या कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो। अब होता क्या है कि भाई हमें फील होता है कि भाई पत्थर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, पत्थर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, जिसके थ्रू वो चाहता है कि वो इस सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाए। लेकिन उसी के ऑपोजिट में फिर हम क्या करते हैं, हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं, हम उस पर क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं अंदर की तरफ, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ से बाहर ना जाए। क्लियर है। कहने का मकसद ये है कि भाई जो भी चीज सर्कल में घूम रही होती है, जो भी चीज सर्कल में घूम रही होती है उस पर दो टाइप के फोर्सेस लगती है। एक टाइप का फोर्स वो होता है जो कि उसको सर्कल से बाहर निकालने पर मजबूर करता है। दूसरी टाइप का फोर्स वो होता है कि भाई जो उसको सर्कल में रहने पर मजबूर करता है। क्लियर है। अच्छा, जैसे आप ऐसे समझ लो कि भाई जब भी आप गाड़ी में जाते हो, जब गाड़ी में सफर करते हो और एक कर्व पाथ आ जाए, एक गोल रास्ता आ जाता है, तो जब आप उस पर गाड़ी आपकी घूमती है तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स फील हो रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि भाई इस तरफ, यानी जो सर्कल का आउटवर्ड है उस तरफ मुझे कोई फोर्स लगा रहा है। क्लियर है। तो ये जो बाहर की तरफ बॉडी पर फोर्स लगती है, ये फोर्स कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसके ऑपोजिट में वो फोर्स जो कि हम अंदर की तरफ लगाते हैं, ये फोर्स कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है,
वो फोर्स जो कि किसी बॉडी को सर्कल में घुमाती है। हम इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करती है। अगर बॉडी के पास सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म कर पाएगी, बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स दरअसल एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव करवाती है। क्लियर है? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो सर्कुलर पाथ पर बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये दरअसल हमेशा बॉडी के, या आप ऐसे कह सकते हो सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। सही है? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? अब यहां से हम एक और बात देख लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। तो दरअसल ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है जो कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कॉज करवाता है। क्लियर है? हमने क्या बोला कि भाई फोर्स जब किसी बॉडी पर अप्लाई होगी तो उसके नतीजे में उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पर वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही दरअसल बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। क्लियर है? तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये वजह बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स की, या ये भी कह सकते हो कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स वजह बनता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। क्लियर है? अच्छा, तो ये दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है जो कि बार बार वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या करवा रहा होता है? चेंज करवा रहा होता है। जैसे लेट सपोज अगर बॉडी यहाँ पर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर बॉडी यहाँ पर आ जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन यूं हो जाएगी। बॉडी यहाँ पर आ जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन यूं हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स बार बार बॉडी के डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है? एक कर्व पाथ पर मूव कर पा रही है। क्लियर? अच्छा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर होती है, क्वांटिटी में बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे की क्या होती है? ऑपोजिट होती है। डायरेक्शन में एक दूसरे की क्या होती है? ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पर जरा देखते हैं कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? वो फोर्स जो कि चाहिए होती है किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए, किस पर? सर्कुलर पाथ पर। सही है? उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ अ सर्कल होता है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का जो सेंटर होता है हमेशा उस तरफ ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है। क्लियर है? अच्छा, अब हमें पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? अच्छा, अगर फोर्स सेंट्रीपिटल है तो एक्सेलरेशन भी कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। हमें पता होता है कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है ये होता है v स्क्वायर अपॉन r, जहां पर v हमारा क्या है? स्पीड ऑफ द बॉडी, और r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल। सही है? ये इस फॉर्मूले की डेरिवेशन आप लोगों को अभी नहीं बताई जाती, या फर्स्ट ईयर में जब जाओगे तब आपको सिखाई जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लो कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? v स्क्वायर अपॉन r के बराबर होती है। तो जब मैं यहाँ पर ac की जगह रखूंगा v स्क्वायर अपॉन r, तो ये बन जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, जो कि हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी है? भाई सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई वो फोर्स जो कि आउटवर्ड एक्ट करती है बॉडी पर, जो कि विच मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ इज कॉल्ड, यानी वो बॉडी जो कि एक कर्व पाथ पर मूव कर रही है, उस बॉडी पर लगने वाली जो आउटवर्ड फोर्स होती है वो फोर्स कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? अच्छा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर के से अवे होगा, अवे यानी सेंटर से दूर जाएगा, सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, यानी सेंटर की तरफ नहीं होगी, सेंटर से बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखाया है। और उसके अलावा ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होती है? ऑपोजिट होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भाई Fg जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दरअसल बराबर है माइनस का Fc। माइनस का Fc मतलब क्या है? माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पर? ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। सही है?
तो मैग्नीट्यूड कितना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv²/r। तो मैग्नीट्यूड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कितना हुआ, mv²/r। बस सिर्फ ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि भाई ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट है, सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या ऑपोजिट है। क्लियर है? अच्छा, तो इस सर्कुलर मोशन के कुछ फायदे होते हैं हमारे पास, कुछ नहीं बहुत सारे फायदे हैं हमारे पास, सही है। उनमें से कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक है एप्लीकेशन है हमारे पास सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन का नाम है जिसमें चीजें गोल 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 घूम रही होती है। क्लियर है? अच्छा, अब ये सेंट्रीफ्यूज लिखा हुआ है कि भाई सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जो कि ऑब्जेक्ट्स को क्या करवाती है, स्पिन करवाती है। स्पिन यानी गोल गोल घुमाती है एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड के साथ। अब इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि भाई जो जिस सैंपल को हमने स्पिन करवाया है उस सैंपल में अगर कुछ हेवी या लाइटर चीजें होंगी वो दोनों एक दूसरे से क्या होगी, अलग हो जाएंगी। देखो जो भी सैंपल आपने सेंट्रीफ्यूज में डाला वो सैंपल किसी ना किसी चीज का मिक्सचर होगा। क्लियर है? अब उन मिक्सचर्स यानी उस सैंपल में से उस कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, उन मिक्सचर को यानी वो मिक्सचर जिस चीजों से मिलकर बना है उन चीजों को सेपरेट करना, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई उस सैंपल में से या उस ऑब्जेक्ट में से हेवियर या लाइटर सब्सटेंसेस को अलग करना किसके थ्रू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू। ये किसका काम है, ये सेंट्रीफ्यूज हमें ये काम करके देते हैं। सही है? अच्छा, अब जरा हम इसके यूजेस देख लेते हैं सेंट्रीफ्यूज के। सेंट्रीफ्यूज के यूजेस सबसे पहले आपको देखेंगे कि भाई सेपरेट्स हेवियर पार्टिकल फ्रॉम लाइटर पार्टिकल इन लिक्विड्स। यानी जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स आप ऐसे समझ लो कि भाई जैसे लेबोरेटरीज होती है, लेबोरेटरीज में भी सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें होता क्या है कि भाई जो ब्लड सैंपल होता है उसको टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, उस टेस्ट ट्यूब को फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है, फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन उसको हाई स्पीड के साथ रोटेट करवाता है। रोटेट करने के बाद होता क्या है कि भाई ब्लड के अंदर जो हेवी पार्टिकल होते हैं, जो हेवी सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो लाइटर यानी हल्के सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और ये काम करके कौन दे रहा होता है, ये काम करके दे रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही है? अच्छा, इसी तरह से तो लिक्विड में से हेवियर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल को अलग करना ये सेंट्रीफ्यूज का काम है। इस तरह से शुगर इंडस्ट्री में जब चीनी बनती है तो चीनी बनते वक्त होता क्या है कि भाई चीनी किससे बनती है, गुड़ से बनती है, गुड़ का शीरा निकाला जाता है। सही है? तो फिर उस गुड़ के शीरे में से ये चीनी के क्रिस्टल्स को अलग करना ये किसके थ्रू होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू होता है। क्लियर है? कि भाई जो ये मोलेसिस लिखा हुआ है, मोलेसिस का मतलब होता है गुड़ का जो गाढ़ा शीरा होता है ऑरेंज कलर का, उसमें शुगर की क्रिस्टल्स होते हैं। अब उस शीरे को जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है, उसकी मदद से उसको रोटेट करवाया जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से। जब वो रोटेट होता है तो होता क्या है कि भाई शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं वो अलग हो जाते हैं और वो शीरा बिल्कुल अलग हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी में ब्लड एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मिल्क इंडस्ट्री में क्रीम को सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रीम को सेपरेट करने का मतलब ये है कि भाई जब आप ये करते हो कि भाई घर पे दूध ला के उबालते हो, फिर उसको ठंडा करते हो, ठंडा करने के बाद आप देखते हो कि भाई उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, बलाई की एक लेयर आ जाती है। तो जो बलाई की लेयर होती है वही दरअसल दूध का क्रीम होता है। तो जब आप उसमें से वो क्रीम हटा देते हो तो फिर बाकी बचा हुआ दूध कहलाता है स्किम मिल्क। क्या कहलाता है? स्किम मिल्क। अब ये जो दूध के ऊपर जो बलाई की लेयर बनी होती है ये जो होते हैं ये दरअसल फैट से बनी होती है, इसमें ज्यादातर क्या होता है, फैट होता है। क्लियर है? तो उस क्रीम को सेपरेट करने के, अच्छा ये तो हमने गर्म करने के लिहाज से पढ़ा, लेकिन उस क्रीम को सेपरेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू भी। सेंट्रीफ्यूज मशीन में होता क्या है कि भाई दूध को डाला जाता है, दूध को घुमाया जाता है। अब होता क्या है कि भाई क्रीम लाइटर होता है और बाकी स्किम मिल्क जो क्रीम के बगैर वाला जो दूध होता है, फैट निकाल दो उसके बाद जो दूध बचता है वो हेवियर होता है। तो उस वजह से ये दोनों जब सेंट्रीफ्यूज में जब घूमते हैं तो उस वजह से क्रीम सेपरेट हो जाता है और स्किम मिल्क सेपरेट हो, यानी जो बाकी दूध होता है वो सेपरेट हो जाता है। इसी तरह से और भी इसकी यूजेस है कि भाई अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज सेपरेट वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा गैस सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। सही है? गैस सेंट्रीफ्यूज को इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, ताकि आइसोटोप्स को अलग कर किया जा सके। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं कि भाई सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट शक्लें होती है, सेम एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट शक्लें होती हैं। आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ोगे जिसमें होता क्या है कि भाई फर्क होता है वजन का, वजन का फर्क होता है। यानी वजन का फर्क इस तरह से कह सकते हो कि भाई मास नंबर का फर्क होता है। अगर आपको मास नंबर पता है
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसका फर्क होता है कि भाई आइसोटोप्स इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट होता है, सही है। अब एक मिक्सचर लिया आपने, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स मौजूद है, तो किसी का मास नंबर ज़्यादा होगा, किसी का मास नंबर कम होगा। मास नंबर जिस आइसोटोप का ज़्यादा होगा वो हेवियर कहलाएगा, मास नंबर जिस आइसोटोप का कम होगा वो लाइटर कहलाएगा, सही है। तो फिर जब उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाएगा तो हेवियर पार्टिकल अलग हो जाएंगे, लाइटर पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इस तरह से रोड की जो बैंकिंग है, रोड की बैंकिंग में होता ये है कि भाई आपका जो अगर आप लोगों ने कभी गौर से देखा हो कि भाई जब भी कर्व पाथ आता है तो कर्व पाथ में होता ये है कि भाई कि रोड का जो, जैसे लेट सपोज ये एक रोड है, क्लियर है। अगर ये रोड कर्व पाथ पर है तो कर्व पाथ पर ये रोड इस तरह से बनाया जाता है कि भाई इसको बिल्कुल फ्लैट नहीं बनाया जाता, बल्कि इसके ये जो बाहर वाला एज है इसको थोड़ा सा उठा लिया जाता है इस तरह से, सही है। अब गाड़ी इस पर किस तरह से जाएगी, इस तरह से, क्लियर है। तो पहले ये रोड बिल्कुल प्लेन था, अब बाहर की तरफ से थोड़ा क्या हो गया, उठ गया। अब बाहर की तरफ से इस रोड को क्या कर दिया, थोड़ा सा इंक्लाइंड करा दिया गया। इसी रोड के इंक्लाइन करने को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। अब ये बैंकिंग ऑफ रोड की किस लिए जाती है, वो इसलिए की जाती है ताकि आपकी जो गाड़ी है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके। उसको क्या मिल सके, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके। और सेंट्रीपिटल फोर्स जब उसको मिलती है तभी आपकी गाड़ी आराम से उस कर्व पाथ पर मूव कर पाती है। मान लो अगर वो कर्व पाथ पर जिस पर बॉडी मूव कर रही है वो इस तरह का होता, बिल्कुल फ्लैट होता, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कोई होता नहीं, सही है। उसकी वजह से फिर आपकी गाड़ी क्या कर जाती, स्किड कर जाती रोड से। अगर आप हाई स्पीड से एक कर्व पाथ पर मूव कर रहे हो, सही है, और वो कर्व पाथ की बैंकिंग नहीं हुई तो फिर आपको सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाती उतनी स्पीड पर, आपकी गाड़ी क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि भाई फिर आप उस पर स्लो 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 मूव करते रहो तो आराम से मूव कर लोगे। लेकिन अगर आप हाई स्पीड से किसी कर्व पाथ पर मूव करना चाहते हो तो आपको रोड को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से गाड़ी को सेंटर की तरफ धक्का देने वाला एक फोर्स मिल जाएगा, सही है। और वही फोर्स हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और बाहर की तरफ तो इसको एक फोर्स खींच ही रही होती है जिसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सही है। तो अगर आपने बैंकिंग नहीं की हुई तो हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा और आपकी गाड़ी बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी। लेकिन अगर आप बैंकिंग करते हो तो आपके क्या होगा कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी, तो गाड़ी आराम से हाई स्पीड पर भी कर्व पाथ पर मूव कर जाएगी, क्लियर है। तो यही चीज लिखिए कि भाई आउटर एज जो होता है रोड का उसको रेज कर दिया जाता है टू अ सर्टेन हाइट, रेज यानी उठा दिया जाता है, और एट द कर्व पार्ट ऑफ रोड, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स अगेंस्ट द टायर्स ऑफ व्हीकल, हेंस प्रिवेंट्स फ्रॉम स्किडिंग, सही है। इसी बैंकिंग की वजह से गाड़ी को क्या मिल पाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल पाता है, जिसकी वजह से वो स्किडिंग से बच जाता है। उसके अलावा क्रीम सेपरेटर जो कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया कि भाई मिल्क को रोटेट किया जाता है एक हाई स्पीड के साथ एक स्पिनर के अंदर, सही है। उसमें होता क्या है कि भाई स्किम मिल्क जो होता है, बगैर फैट वाला दूध, ये हेवियर होता है, तो ये बाहर की तरफ, यानी कहने का मकसद ये इस तरह का होता है, ये बाल्टी सी होती है, इसके अंदर दूध डाला जाता है, सही। उस दूध को घुमाया जाता है, सेंटर में एक ट्यूब लगा होता है, सही है। अब ये जो स्किम मिल्क होता है, क्रीम के बगैर वाला दूध, ये हेवियर होता है, तो हेवियर होने की वजह से ये इस बाल्टी के दीवारों के साइड पर जाकर चिपकता है। चिपकने से मुराद ये कि भाई इसको फोर्स महसूस होती है ये स्किम मिल्क को, जो कि उसको बाहर की तरफ धकेल रही होती है। और क्रीम जो होता है वो लाइटर होता है, वो क्या होता है, लाइटर होता है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि भाई ये जो स्किम मिल्क है, स्किम मिल्क, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने किस तरफ खींच लिया, बाहर की तरफ खींच लिया। लेकिन जो क्रीम है वो बहुत लाइटर है, तो इसी वजह से उस पर इतना फोर्स अप्लाई हो नहीं पाएगा। देखो हमने देखा था कि भाई जितना ज्यादा मास होगा, ऐसे समझ लो फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है। अगर मैं कह दूं कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और इक्वल हटके क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मास जितना बढ़ेगा फोर्स उतना ज्यादा अप्लाई होगा। अब आप यहाँ पर देखो स्किम मिल्क हेवियर है,
तो स्किम मिल्क पर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा, क्रीम जो है वो लाइटर है तो उस पर कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्रीम क्या हो जाता है, सेंटर पे रह जाता है और स्किम मिल्क बाहर की तरफ चला जाता है और उस क्रीम को फिर इस ट्यूब के जरिए सेपरेट कर दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं ड्रायर पे। ड्रायर में होता क्या है कि भाई जो जिसमें आप कपड़े सुखाते हो उसमें भी कपड़ों को एक हाई स्पीड के साथ क्या करवाया जाता है, रोटेट करवाया जाता है। अब रोटेशन की वजह से होता क्या है कि भाई जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो उस कपड़ों में से पानी को खींच लेता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो कपड़ों में से क्या करता है, पानी को बाहर की तरफ खींचता है और बाहर की दीवार की तरफ उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू वो पानी मशीन से बाहर चला जाता है। क्लियर है? और जिसके थ्रू आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन की कहानी है। अच्छा भाई, अब हमारे पास जरा यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स किसी एक खास फोर्स का नाम नहीं है, बस ये एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करवा सकती है। सही है? और ये फोर्स किसी भी शक्ल में आ सकती है। अब जैसे अगर रस्सी से पत्थर बांधो और उसको घुमाने लग जाओ तो रस्सी के अंदर टेंशन की फोर्स पैदा होती है जिसको हम कहते हैं खिंचाव का फोर्स, और वही फोर्स दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इसी तरह से चांद का जो घूमना है जमीन के गिर्द, अब चांद घूम ही क्यों रहा है जमीन के गिर्द, इसी वजह से क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे कि भाई एक लॉ है ग्रेविटेशन का कि भाई कुदरती तौर पर एक फोर्स होती है जिसके जरिए दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो दरअसल वो ग्रेविटी की फोर्स ही होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम करती है, जिसकी वजह से चांद जो है वो गोल गोल घूमता है। सही है? तो हमेशा गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी शक्ल में आ सकती है। अब यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल है इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दरअसल फ्रिक्शन फोर्स की सूरत में। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिर हाल के लिए आप इसको ऐसे समझ लो, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे है कि भाई जब दो रफ सरफेसेस आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उनमें होता क्या है कि भाई मोशन में रुकावट आती है। जब स्मूथ सरफेसेस मूव करेंगे तो आसानी से मोशन होगा, रफ सरफेसेस मूव करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा, मोशन में रुकावट आएगी और उसी मोशन की रुकावट की वजह जो होती है वो फोर्स होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। सही है? इसको आप उर्दू में ऐसे भी कह सकते हो जैसे रगड़ पैदा होना। सही है? अच्छा, तो यहाँ पर हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है कि भाई एक साइक्लिस्ट है जो कि साइकिल चला रहा है और वो टर्न ले रहा है अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर। जिस जो टर्न वो ले रहा है उस टर्न के सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 20 मीटर। क्लियर है? और जो उसकी स्पीड है उस साइक्लिस्ट की वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने देखा है कि भाई स्पीड सर्कुलर पाथ पर सेम रहती है, वेलोसिटी चेंज होती है। सही है? तो स्पीड जब एक ही है, चेंज होगा नहीं, तो ना वी आई लिखने का फायदा है ना वी एफ। सही है? सिर्फ एक ही वी आएगा। सही है? आई या वी आई या एफ हम कब लगाते हैं, जब किसी चीज में चेंज आ रहा होता है। अब हमने देखा सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो इसके साथ आई या एफ लगाने का मकसद बनता नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि भाई इफ द कंबाइंड मास ऑफ द साइक्लिस्ट प्लस द साइकिल इज 60 kg, यानी टोटल मास जो है वो कितना है, 60 kg है। तो बताओ कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट्स ऑन द टायर्स, यानी रोड और टायर के दरमियान। अब रोड टायर के टायर जो है वो रोड के ऊपर चल रहा है, स्लाइड कर रहा है या रोल कर रहा है आप कह सकते हो, लेकिन टायर भी रफ होता है, रोड भी रफ होता है, तो दोनों के दरमियान क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। उसी फ्रिक्शनल फोर्स की आपसे वैल्यू पूछी जाती है। अब दरअसल जब रोड पे आप इस तरह से टर्न लेते हो तो टर्न लेते वक्त यही फ्रिक्शनल फोर्स जो है यही दरअसल वजह बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दरअसल हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और इसी फोर्स को फाइंड करने के लिए आपको कह रहे हैं। सही है? अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाओ फ्रिक्शनल फोर्स के लिए तो यहाँ पर एफ सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ सी का फॉर्मूला हमने देखा है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? तो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर जब आप यहाँ लिखोगे तो वैल्यूज पुट करो, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
मास की जगह आ जाएगा 60, v की जगह आ जाएगा आपका 5 स्क्वायर अपनी जगह, और r की जगह आ जाएगा 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 3 ये आ जाएगा आपका 75 न्यूटन। क्लियर? अब ये 75 न्यूटन क्या है? ये दरअसल वही स्टैटिक फ्रिक्शन है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं ये वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से साइक्लिस्ट क्या कर पा रहा है, टर्न ले पा रहा है बगैर स्किड हुए। बगैर स्किड हुए का मतलब ये है कि भाई जब बॉडी इस तरह से टर्न लेती है किसी सर्कुलर पाथ पे, तो टर्न लेते वक्त पाथ से बाहर चले जाना, खिंच जाना, जैसे कि आप लोगों को लगता है कि जब हम कर्व पाथ पे घूमते हैं तो हमारे ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रही होती है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर चले जाना, इसी को कहते हैं स्किड कर जाना। सही है?